हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, के क्वेश्चंस का पार्ट वन। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उसका पार्ट वन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर डिस्क्लेमर देख सकते हैं कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको ये डिस्क्लेमर क्लियर होगा। अब हम आज अपना प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। आज हम कहाँ से कहाँ तक डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि बोरिक एसिड इज कॉल्ड एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। बोरिक एसिड को एसिड हम कहते हैं। बोरिक एसिड को हम क्या कहते हैं? एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3 या आप इसको कह सकते हैं BOH होल थ्राइस। इसको हम एसिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, या इट गिव्स अप ए प्रोटॉन, या इट एक्सेप्ट्स OH नेगेटिव आयन फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, या इट कंबाइंस विद प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। रीजन क्या है? मैं आपको एक हिंट और दे देता हूँ। इट इज ए मोनोबेसिक एसिड। कैसा है ये? मोनोबेसिक वीक एसिड। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। 10 सेकंड का समय है। पी ब्लॉक एक अच्छा चैप्टर है और जिससे क्वेश्चंस ठीक ठाक बन जाते हैं। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 हम पी ब्लॉक में कवर करते हैं। तो चलिए आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इन 10 सेकंड्स में आप करिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। बोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3 या आप इसको बोल सकते हो BOH होल थ्राइस। BOH होल थ्राइस एक्चुअली ना तो ये H पॉजिटिव देता है, ठीक है। ये क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स OH नेगेटिव आयन फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन। तो ये ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन एटम एंड प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। बोरिक एसिड एक्सेप्ट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम OH नेगेटिव आयन जो कहाँ से आया है? वाटर से। जो कहाँ से आया है? वाटर से। OH नेगेटिव आयन कहाँ से आया है? ऑफ वाटर H2O, देयर बाय रिलीजिंग ए प्रोटॉन, देयर बाय रिलीजिंग ए प्रोटॉन। तो ये H पॉजिटिव रिलीज करके एसिड नहीं बन रहा, ये OH नेगेटिव गेन करके एसिड बन रहा है। कैसे? OH नेगेटिव गेन करके एसिड बन रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर ये H पॉजिटिव रिलीज करता है तो अरेनियस टाइप का एसिड हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है? बोरिक एसिड एक्सेप्ट से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? लुईस बेस, ठीक है। तो बोरिक एसिड इज कॉल्ड एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल accepts OH नेगेटिव आयन फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, ठीक है, फ्रॉम वाटर जो क्या कर रहा है? रिलीजिंग प्रोटॉन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। मूव करेंगे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हीटिंग ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 टू ड्राइनेस विल गिव। तो एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास AlCl3 का, उसको ड्राइनेस तक लेके जाना है तो हमें क्या मिलेगा? AlOHCl2, Al2O3, Al2Cl6 या AlCl3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड का समय हो चुका है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हीटिंग ऑन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 इज एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। AlCl3 क्या है? AlCl3 प्लस 3H2O हमें क्या दे रहा है इक्विलिब्रियम पर? AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3HCl। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 क्या है? बताइए क्या है? एसिडिक है। इज एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तीव्र गर्म करने पर AlOH होल थ्राइस और Al2O3 मतलब ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग AlOH होल थ्राइस इज कन्वर्टेड इनटू Al2O3। तीव्र गर्म करने पर AlOH होल थ्राइस Al2O3 में परिवर्तित हो जाता है। तो AlOH होल थ्राइस
मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूँ। AlOH होल थ्राइस को तीव्र गर्म करने पर, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर Al2O3, या तेज गर्म करने पर आप कह सकते हैं +3H2 आपको मिलता है। क्या मिलता है? Al2O3 +3H2O। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, AlOH होल थ्राइस को हमने हीट किया, स्ट्रांगली हीट किया, तो Al2O3 +3H2O मिला। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए आप क्या लिखेंगे, 2AlOH होल थ्राइस गिव्स अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्या दे रहा है, Al2O3 +3H2O। दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। एल्यूमिनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोखने पर क्या प्राप्त होगा, मतलब हीटिंग ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस विल गिव। ठीक है, तो हमें क्या देगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मूव करेंगे आज के क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनायंस। बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनायंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोरोन बहुत छोटा सा है, ठीक है, मतलब इसका बहुत बड़ा साइज नहीं है। ग्रुप 13 का मेंबर है, फर्स्ट ही मेंबर है ग्रुप 13 ग्रुप का बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 का ns2 np1 होता है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोरोन कैन नॉट फॉर्म 1s2 2s2 2p1 मैंने कहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनायंस, तो कौन सा अनायन बोरोन नहीं बना सकता, BF6 3 नेगेटिव, BH4 नेगेटिव, BOH होल 4 नेगेटिव, राइट, BOH होल 4 एंड ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में नेगेटिव, या BO2 नेगेटिव। ठीक है, BO2 नेगेटिव। तो ऑप्शन ABCD में से कोई एक ऑप्शन चूज करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मतलब BF6 3 नेगेटिव। बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनायंस, BF6 3 नेगेटिव। कैसे, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ये उसके ऑर्बिटल फॉर्म हो गए ग्राउंड स्टेट में। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हमने क्या किया, 2s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करा के 2p में भेज दिया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट हो गया 1s2 2s1 2p2। फोर्थ लोन पेयर इज एकोमोडेटेड इन दिस एम्प्टी ऑर्बिटल। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी अभी भी ये कितनी दिखा सकता है, सिर्फ 4। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी दिखा सकता है, 4। और हम कहां तक लेके जा रहे हैं, यहाँ 6 आ गया। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4 बिकॉज इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी beyond 4. Thus BF6 3 negative is not formed. BH4 negative can be formed BH3 और H नेगेटिव की फॉर्म में। BOH होल 4 एंड सुपरस्क्रिप्ट में आप यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव, ये BOH होल थ्राइस प्लस OH नेगेटिव की तरह। एंड BO2 नेगेटिव, ये फॉर्म हो सकते हैं, बट BF6 3 नेगेटिव फॉर्म नहीं हो सकता। रीजन आपको देख ही चुके हैं, क्योंकि अपनी को क्या नहीं कर सकता, एक्सपेंड नहीं कर सकता कोवेलेंसी को, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है एवरीवन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मूव करेंगे हमारी आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है, मार्क द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन करेक्टर। मार्क द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन करेक्टर। मैं एक जनरल बात बताता हूँ। जनरल बात ये है कि जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, और जो हमारे लाइक सेमी मेटल्स जो मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स, उनके ऑक्साइड जनरली क्या मिलते हैं, उनके ऑक्साइड जनरली हमें मिलते हैं, बताइए कैसे, एम्फोटेरिक। तो आप समझिए, ऑप्शन दिए हुए हैं CO2, SiO2, SnO2 और CEO। तो मार्क द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन करेक्टर। मैंने आपको हिंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर।
तो आपको दिए हुए 10 सेकंड का समय यहाँ पर हो चुका है समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डेफिनेटली आंसर होना चाहिए SnO2। SnO2 इज एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी, मतलब इट डिसॉल्व्ड इन एसिड्स एज वेल एज इन एल्कलीज। इट डिसॉल्व्ड इन एसिड्स एज वेल एज इन एल्कलीज। ये एसिड्स के साथ भी रिएक्शन दे देता है और बेसिस के साथ भी रिएक्शन दे देता है। SnO2 प्लस H2SO4 आपको क्या देगा, SnSO4 होल ट्वाइस प्लस 2H2। बैलेंस्ड फॉर्म में लिखो तो SnO2 प्लस 2H2SO4 ये हमारा एसिड है। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो SnO2 प्लस 2H2SO4 gives SnSO4 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। और SnO2 टिन ऑक्साइड अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करा दे तो SnO2 प्लस 2NaOH gives Na2SnO3 Na2SnO3 प्लस H2O Na2SnO3 प्लस H2O। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा एकदम से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। ठीक है, तो कौन से ग्रुप में आता है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, 14 ग्रुप में। कौन से ग्रुप में, 14 ग्रुप में। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है करेक्ट, ऑप्शन सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट। आपने पेंसिल में भी देखा होगा ग्रेफाइट। द रीजन फॉर दिस एनोमलस बिहेवियर इज दैट ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ डायमंड, has molecules of variable molecular masses like polymers, has carbon atoms arranged in large plates of rings of strongly bound carbon atoms with weak interplate bonds। जो इनकी क्या होती हैं, आप ऐसे समझ, जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो वीक है। एंड इट इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। आपको पता है ग्रेफाइट एक एलोट्रोप तो है कार्बन का, राइट। ग्रेफाइट सॉरी डायमंड का क्या है, एलोट्रोप्स है। डायमंड का क्या है, एलोट्रोप है। आपको पता ही है कार्बन के जो एलोट्रोप्स हम पढ़ते हैं क्या क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये होते हैं। अच्छा, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, डायमंड हार्ड है। डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज है। उसका रीजन क्या है वो आपको मुझे बताना है कि ग्रेफाइट सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट, ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों, क्या रीजन हो सकता है इस बिहेवियर का, इस एनोमलस बिहेवियर का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड का समय हो चुका है समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, क्योंकि ग्रेफाइट एलोट्रोप तो है भाई। जैसे कार्बन का एलोट्रोप कौन है, डायमंड। कार्बन है जो है कार्बन से ही बने, डायमंड, ये डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ग्रेफाइट हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन लार्ज प्लेट्स ऑफ रिंग्स। आपने देखा इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। C60 जैसे आपने C60 देखा होगा, उसमें हेक्सागोनल पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। और ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में लेयर्स बनती हैं। क्या बनती हैं, लेयर्स। और हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल। फुलरीन में हेक्सागोनल पेंटागोनल दोनों तरह की रिंग होती हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपने देखा होगा ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ओनली 3 अदर कार्बन एटम्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। सो ये डेफिनेटली गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन। और हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, अब एक लेयर बनी, दूसरी लेयर बनी, इन दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स है ना वो बड़ा वीक है। ये लेयर्स इस वजह से स्लिपरी होती हैं एक दूसरे पर। तो हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन लार्ज प्लेट्स ऑफ रिंग्स ऑफ स्ट्रांगली बाउंड कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम्स है वो तो स्ट्रांगली बाउंड है with weak interplate bonds। तो graphite has carbon atoms arranged in large hexagonal layers with weak van der Waals forces या weak van der Waals interactions between the layers। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम्स है वो तो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, बट ग्रेफाइट की जो लेयर्स है, जैसे एक लेयर, ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, दीज लेयर्स आर स्लिपरी ओवर ईच अदर। रीजन क्या है उसका, द रीजन इज दैट कि जो हमारी लेयर्स है वो हेक्सागोनल लेयर्स है, उनके बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो वीक है। कैसा फोर्स है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन सी। मूव करेंगे हमारी आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कार्बोरंडम is obtained when silica is heated at high temperature। भाई कार्बोरंडम क्या होता है,
कार्बन डम आप समझिए जब सिलिका को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एकदम से एनसीईआरटी से उठा के ले आए हैं हम इस क्वेश्चन को। कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, लाइन वाइज लिखी हुई है उसमें ये लाइन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। तो जो कार्बोरंडम है इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिका इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर विद कार्बन, आप यहाँ पर देख सकते हैं SiO2 प्लस 3C हाई टेम्परेचर 2300 केल्विन पर आपको मिल जाता है SiC कार्बोरंडम +2CO, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जब हम सिलिका मतलब SiO2 को किस पे गर्म करते हैं, किसके साथ गर्म करते हैं, कार्बन के साथ, हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर देख सकते हो आप, 2300 केल्विन के करीब, तो आपको मिल जाता है कार्बोरंडम, जिसको हम बोलते हैं SiC +2CO, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल सिंपल सीधा सा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अमंग द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड सिलेन्स द वन विच विल गिव राइज टू क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर और हाइड्रोलिसिस इज R3SiCl, R4Si, RSiCl3 या R2SiCl2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। द वन विच विल गिव राइज टू क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस किसमें और हो सकती है और कौन आपको क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर देगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। जैसा कि आपके यहाँ पर दिए हुए 10 सेकंड समाप्त हो चुके हैं, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो RSiCl3 है, RSiCl3 आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के साथ तो ये 3 OH आ जाएंगे, Cl रिमूव, OH आ गया। 3 OH आने के बाद ये पॉलीमराइजेशन में चला जाएगा। कैसे? ये R, ये Si, फिर ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये ऑक्सीजन भाई इसका OH और किसी दूसरे का H, तो H2O निकल जाएगा। फिर मान लीजिए ये सिलिकॉन जो है ये जुड़ा हुआ है R, OH, OH और OH, तो इस सिलिकॉन का OH और इसका OH मिलके H2O यहाँ से निकल गया और यहाँ O रह गया। इसी तरीके से यहाँ ऑक्सीजन की लिंकेज रहेगी, इसी तरीके से यहाँ भी ऑक्सीजन की, यहाँ भी ऑक्सीजन की, ये दो मॉलिक्यूल्स इधर उधर ऊपर नीचे चारों तरफ जुड़ चुके हैं। तो होल N हमने क्या लिख दिया, होल N। इस तरीके से ये क्या चलती रहेगी, चेंज चलती रहेगी और ये बन गया पॉलीमर। तो RSiCl3 ने क्या किया, H2O के साथ पहले हाइड्रोलिसिस हुई, आपको मिल गया RSiOH होल थ्राइस। मैं क्या कहूंगा, RSiCl3 था, आपको मिल गया RSiOH होल थ्राइस। पॉलीमराइजेशन में गया, आपको पॉलीमर मिल गया। तो RSiCl3 गिव्स क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर। यहाँ पे कैसा पॉलीमर मिला आपको, क्रॉस लिंक्ड। देखो इसमें खूब ब्रांचिंग है, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन हो गई और ये इसकी क्या आ गई, ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग भी है, गिव्स क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। मूव करेंगे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स इन विच 3 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ SiO4 होल 4 नेगेटिव आर शेयर्ड इज। SiO4 होल 4 नेगेटिव, उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है। पायरोसिलिकेट, शीट सिलिकेट, लीनियर चेन सिलिकेट या 3D सिलिकेट, मतलब 3 डायमेंशनल सिलिकेट। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा आपको क्या होना चाहिए, पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आप शीट स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी बुक में सीधा सीधा दिया हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स हैज बीन फाउंड विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो टेक्निक्स होती हैं, शीट सिलिकेट्स आर फाउंड विद 3 ऑक्सीजन एटम्स ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ईच SiO4 होल 4 नेगेटिव। मैं क्या कहना चाहूंगा,
सीड सिलिकेट सीड्स बन जाती हैं, इस टाइप की सीड्स बन जाती हैं जिनमें क्या होता है विथ 3 ऑक्सीजन एटम जो कि ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स हैं ऑफ ईच SiO4 4 नेगेटिव। एक यूनिट के 3 ऑक्सीजन एटम आप कैसे देख सकते हो, ब्रिजिंग की फॉर्म में। तो सीड सिलिकेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन 3 ऑक्सीजन एटम्स, जिनको हम क्या कहेंगे, ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ईच SiO4 whole 4 negative units are shared. Hence the general formula of seed silicates का क्या हो जाएगा, Si2O5 की पावर 2n माइनस n। मैं रिपीट करता हूं, Si2O5 होल टू द पावर 2n माइनस n। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सीड सिलिकेट्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर होगा। मूव करूंगा आज की क्लास के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इन क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर्स वाटर इज स्प्रिंकल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस हेल्प्स इन, ठीक है, कीपिंग इट कूल, developing interlocking needle like crystals of hydrated silicates, hydrating sand and gravel mixed with cement, converting sand into silicic acid। ठीक है, converting sand into silicic acid। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आज मेजरली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिलिकेट्स के बेस पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा हमने जो डिस्कस किया वो किस पे, हमने ग्रुप 13 के क्वेश्चन डिस्कस किए और ग्रुप 14 के। आज के सेशन में जो हमने देखे हैं मेजरली क्वेश्चन ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के मिल रहे हैं। मतलब ग्रुप 13 फैमिली बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और ग्रुप 14 फैमिली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके लिए भी मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको एनसीईआरटी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे बेस्ट मेथड है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करिए, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करिए, सारे पॉइंट्स को अच्छे से बनाते रहिए, एक्सेप्शंस को ध्यान में रखिए और क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू करते हैं अब, उसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करेंगे अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मतलब इन क्यूरिंग सीमेंट प्लास्टर्स water is sprinkled from time to time, this helps in developing interlocking needle like crystals, this helps in developing the interlocking needle like structures of hydrated silicates, the hydration of calcium aluminates and silicates involved in the setting of cement is an exothermic process। ठीक है, ये जो प्रोसेस है मैं रिपीट करता हूं, क्या, the hydration of calcium aluminates and silicates involved in the setting of cement, ये जो प्रोसेस है एक ऐसी एक्सोथर्मिक, मतलब हीट यहाँ पर रिलीज होती है। हेंस सीमेंट स्ट्रक्चर्स हैव टू बी कूल्ड। जब आप वाटर क्यों स्प्रिंकल किया जा रहा है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, जिसको कूल डाउन करने के लिए ड्यूरिंग सेटिंग बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, हेंस सीमेंट स्ट्रक्चर्स हैव टू बी कूल्ड ड्यूरिंग सेटिंग बाय स्प्रिंकलिंग वाटर। ठीक है, तो डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अगर हम वहां पे स्प्रिंकल नहीं करेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से हीट एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें वाटर स्प्रिंकल करता रहना है, जिस वजह से ये हमें किस में हेल्प करता है, डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स। जो हमारे नीडल लाइक क्रिस्टल्स होंगे ना ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स के, हाइड्रेटेड सिलिकेट्स के जो नीडल लाइक क्रिस्टल्स होंगे उन्हें इंटरलॉक करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स। ठीक है, डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी एक सीधा सा क्वेश्चन था, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किए हैं। ठीक है एवरीवन, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद एवरीवन।